अफगानिस्तान में होती है खास तरह की खेती। खेत से निकलता है एक बेहद खतरनाक किस्म का नशा। नशे का तैयार होता है पैकेट। नशे का सामान पहुंचता है पाकिस्तान। पाकिस्तान से नशे की खेप आती है पंजाब। नशे के कुछ पैकेट पंजाब में खुलते हैं और नशे की एक बड़ी खेप कनाडा और यूरोप तक पहुंचा दी जाती है। हेरोइन तस्करों का जंक्शन बना पंजाब। हेरोइन का ये वही जखीरा है जिसे अमेरिका, कनाडा और यूरोप के ड्रग्स माफिया तक पहुंचना था। लेकिन पंजाब पुलिस की मुखबिरी ने रास्ते बदल दिए। समुद्री लहरों पर सवार होने से पहले ये नशा सरकारी हाथों में पहुंच गया और धंधे के सरदार सलाखों के पीछे। सबसे पहले हाथ आया एनआरआई ड्रग्स तस्कर अनूप सिंह काहलों और फिर सरहद से लेकर कनाडा के डाउनटाउन तक के स्मगलर और उनके पिट्ठू एक एक कर बेनकाब होते गए। धक्का ओलंपिक विजेता बॉक्सर विजेंद्र सिंह की साख को भी लगा और पंजाब की शान को भी। लेकिन पुलिस का सीना फूल कर चौड़ा हुआ। यह पहला मौका था जब उसके हाथ एक साथ नशे की इतनी बड़ी खेप लगी। फतेहगढ़ साहब ने एक ड्रग स्कैंडल के अंदर एक एनआरआई और एक रॉकी नाम के आदमी को पकड़ा था। उनकी आगे इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने उनका पुलिस रिमांड लिया। पुलिस रिमांड के दौरान उनकी पूछताछ के दौरान जो सामने आया, आगे इन्हीं दोनों स्मगलर से 26 किलो हेरोइन, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 130 करोड़ रुपए कीमत बनती है, आज रिकवर की है। सबसे बड़ा सवाल ये कि 150 करोड़ की हेरोइन आखिर आई कहां से? कौन है इस इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट का बेताज बादशाह? ये आपको बाद में बताएंगे। पहले देखिए कैसे चलता है नार्को नेटवर्क। हेरोइन अफगानिस्तान में पैदा होती है और पाकिस्तान का नार्को नेटवर्क इसे भारत पाकिस्तान सीमा तक लाता है। बॉर्डर एरिया में तस्करों के पिट्ठू सक्रिय रहते हैं। ये पिट्ठू ड्रग कुरियर का काम करते हैं। रात के अंधेरे में बीएसएफ के अलावा सरहद पर लगी कटीली तार पर अगर कोई जाग रहा होता है तो वो ये पिट्ठू है। फेंस को कैसे क्रॉस करना है, फेंस तक पहुंचना रात के टाइम इन स्मगलर्स को ज्यादा मुश्किल नहीं लगता। कारण 2 बीएसएफ के कांस्टेबल्स को जो बीट मिलती है 800 मीटर की मिलती है, रात के टाइम बहुत ही मुश्किल है उसको कवर करना। एक पॉइंट से पेट्रोलिंग स्टार्ट होती है दूसरी तरफ, दूसरी से बी से ए से बी, 800 मीटर पैदल चलना उसको टाइम लगता है। स्मगलर्स ने अपने आप को पोजीशन करना है दोनों तरफ और देख लेना कि संतरी वहां से कब गुजरा। जैसे ही उनको लगा कि गैप 20 मिनट का है, 30 मिनट का है, उसको स्टडी करने के बाद वो थ्रो स्टार्ट होता है, थ्रो एंड कैच। नार्को नेटवर्क का सरगना पंजाब के किसी बड़े शहर में बैठता है। कुरियर को बॉर्डर एरिया से उठाकर ये पैकेट एक ठिकाने पर पहुंचाने होते हैं। वहां से उसे शहर तक लाने का काम दूसरे कुरियर के जिम्मे है। कुरियर एक दूसरे से अनजान होते हैं। बस सरगना को पता रहता है कि सरहद से चला माल कहां पहुंच चुका है और उसके आगे मंजिल की ओर कौन बताएगा। बॉर्डर एरिया में कुरियर्स की कोई कमी नहीं। फिरोजपुर, अमृतसर, तरनतारन और गुरदासपुर जिले में ऐसे कुरियर भरे पड़े हैं। चूंकि हेरोइन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में पकड़े जाने का जोखिम रहता है,
इसलिए कुरियर को एक फेरा लगाने का इतना पैसा मिलता है जितना मेहनत से कमाने का वो सोच भी नहीं सकता। जैसे बॉर्डर के ऊपर है तो बॉर्डर के ऊपर वो स्मगलर का जो रेट है वहां 4 लाख 5 लाख 1 केजी का भाव है, लेकिन इसी कंसाइनमेंट जब ये अमेरिका या कनाडा पहुंच जाती है तो ये 5 करोड़ की हो जाती है, 100 टाइम्स इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। रीजन, रिस्क, 2 नंबर ऑफ कोरियर्स इन्वॉल्व ऑन द वे, और सजा तो आपको मालूम है अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसकी कितनी है। इसीलिए इसकी कीमत वहां जाके 5 करोड़ हो जाती है, यहां नहीं है। हेरोइन का अगला पड़ाव होता है दिल्ली और मुंबई। जानकारी के मुताबिक यहां से समुद्र के रास्ते अफगानिस्तान से चली हेरोइन कनाडा, अमेरिका और यूरोप के अलग अलग देशों में पहुंचती है। इसमें एयरपोर्ट और सीपोर्ट पर सतर्क सरकारी एजेंसियों की भूमिका भी संदेह के दायरे में है। बगैर उनकी साठ गांठ के इतना ड्रग्स विदेश नहीं पहुंच सकता, ये खुद जांच अधिकारी भी मानते हैं। कंसाइनमेंट ए से बी के पास पहुंच गई, बी जाके कहीं ना कहीं रख लेता है, फिर उसको दोबारा फोन आता है कुछ दिनों के बाद, पाकिस्तान से आए या कहीं से आए, सी के पास चली जाती है। ऐसे 5-6 कट ऑफ्स के बाद ये किसी ना किसी बड़े शहर में पहुंचती है, दिल्ली। वहां पर भी शहर के अंदर 3-4 फिर कट ऑफ पॉइंट्स हैं। जो असली मेन स्मगलर है उसके असल बंदे के पास पहुंचने तक ये 8-9 स्टेप आगे निकल जाती है। 8-9 स्टेप का मतलब ये हो गया कि पूरे का पूरा ये जो कंसाइनमेंट था उसमें ए डज नॉट नो हु इज सी डज नॉट नो हु इज ई, बी डज नॉट नो हु इज डी। अगर आप किसी को ABCDE को पकड़ोगे तो उसको हो सकता है एक स्टेप पहले का थोड़ा बहुत ज्ञान हो, अगले का ज्ञान हो, लेकिन उसके आगे नहीं पता। जब भी पुलिस इस कंसाइनमेंट को पकड़ती है तो उसको एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे का थोड़ा बहुत ज्ञान हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। एक सवाल और कि आखिर पंजाब को ही हेरोइन का ट्रांजिट रूट क्यों बनाया गया? दरअसल पाक स्मगलर ISI और पाक रेंजरों की साठ गांठ से पूरी दुनिया में नार्को टेररिज्म फैला रहे हैं। पाकिस्तान में बैठे पंजाब के मोस्ट वांटेड आतंकवादी भी इस धंधे में लगे हैं। एक खास बात और, ड्रग माफिया ने कुरियर का जाल ऐसा बुना है कि वो एक दूसरे को नहीं जानते, नहीं उनको ये जानकारी रहती है कि जो माल वो ठिकाने लगाकर आया है उसे आगे कौन कहां लेकर गया। यही वजह है कि एक कड़ी हाथ आने के बाद भी पुलिस पूरे नेटवर्क को नहीं पकड़ पाती। भारत पाकिस्तान सीमा पर पिछले वर्षों में बड़ी मात्रा में पकड़ी गई हेरोइन 2008 में 101 किलो, 2009 में 120 किलो, 2010 में 115 किलो, 2011 में 70 किलो, 2012 में 234 किलो हेरोइन और 2013 में फतेहगढ़ साहिब पुलिस ने पकड़ी 26 किलो हेरोइन, जिसकी कीमत 140 करोड़ की गई। पाकिस्तान से जब हेरोइन चलती है तो इसकी कीमत होती है महज 2 लाख रुपए किलो, लेकिन सरहद लांघकर पंजाब पहुंचते ही इसकी कीमत में 2.5 गुना इजाफा हो जाता है और बढ़ोतरी का ये दौर भारत में ही खत्म नहीं होता। 7 समंदर पार कनाडा और अमेरिका तक पहुंचते पहुंचते इस हेरोइन की कीमत 5 करोड़ रुपए प्रति किलो हो जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है रास्ते में पिट्ठुओं को दिया जाने वाला मोटा पैसा। जिन अधिकारियों और एजेंसियों की मदद से ये हेरोइन 7 समंदर पार जाती है, उनकी घूस का पैसा भी इस ड्रग्स की कीमत में जुड़ जाता है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कई 100 गुना बढ़े हुए दाम पर ये ड्रग्स उपलब्ध होता है। गौर से देखिए इस शख्स को, पहलवान जगदीश सिंह उर्फ भोला। यह तस्वीर उस दौर की है जब रेसलिंग की दुनिया में पंजाब के भोला का नाम था। राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भोला ने रेसलिंग मुकाबलों में अपना लोहा मनवाया। यह तस्वीर उस वक्त की है जब भोला को अच्छे प्रदर्शन के लिए अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। रेसलिंग की बदौलत भोला को पंजाब पुलिस की नौकरी मिली, वो अफसर बना। भटिंडा में इंस्पेक्टर रहते हुए भोला ने कई ड्रग तस्करों को पकड़ा।
लेकिन माया के चक्रव्यूह में फंसकर वो खुद नशे का सौदागर बन गया। आदमी को रुस्तमे हिंद का खिताब मिला, अर्जुना अवार्ड मिला, मेडल्स ने कॉमनवेल्थ, एशियन गेम हर जगह से जीता, अच्छा नाम मिला, पैसा भी ठीक ठाक था, लेकिन फिर भी इसका मन नहीं भरा, ये ड्रग की दुनिया में चला गया। नशे की तस्करी में भोला कई बार पकड़ा गया, पंजाब के अंदर भी और पंजाब से बाहर भी। पुलिस की नौकरी से बर्खास्त किया गया, लेकिन ड्रग्स माफिया में उसकी तरक्की होती रही। 10 दिन पहले पंजाब की फतेहगढ़ साहिब पुलिस ने अनूप सिंह काहलो नाम के जिस एनआरआई ड्रग डीलर को पकड़ा है, वो भोला के लिए ही काम कर रहा था। पुलिस जांच में यह बात साफ हो चुकी है कि काहलो के घर से मिली 130 करोड़ रुपए की हेरोइन भोला ने ही मंगवाई थी। इससे पहले कि पुलिस भोला के घर मोहाली पहुंचती, वो अंडरग्राउंड हो गया। नशे का सौदागर जगदीश सिंह भोला खुद स्पोर्ट्समैन था और इसीलिए उसके नेटवर्क के तार कई खिलाड़ियों से जुड़े हैं। पुलिस जांच के मुताबिक एनआरआई ड्रग डीलर अनूप सिंह काहलो ने भोला के इशारे पर ही मुक्केबाज विजेंद्र सिंह और उसके दोस्त राम सिंह के साथ नजदीकियां बढ़ाई थी। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि इस याराने के पीछे ड्रग डीलरों की मंशा क्या थी। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, चंडीगढ़। नशे ने बर्बाद कर दिया है पंजाब के मंजीत सिंह के घर को। कभी खुशहाल हुआ करता था मंजीत का परिवार, पर आज साइकिल का पंचर लगाकर परिवार का गुजारा करते हैं मंजीत। मंजीत के 2 बड़े भाई थे, दोनों भाई नशे की चपेट में आ गए और एक दिन ऐसा आया जब दोनों की नशे ने जान ले ली। मेरा साइकिल रिपेयर का काम ते ਉਹਦੇ ਜਰੀਏ ਹੀ मतलब ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ मतलब ਵੀ चलो गुजारा हो जाता, नहीं तो नहीं जी कोई काम नहीं है जी मेरे को। यह है सुखराज सिंह, तरन तारण के नशा मुक्ति केंद्र में इन दिनों अपना इलाज करा रहे हैं। नशे ने इनके घर का सत्यानाश कर दिया। सुखराज सिंगापुर में अच्छी खासी नौकरी करते थे। इनके खाते में 12 लाख रुपए जमा थे। छुट्टी में अपने घर आए थे। दोस्तों ने इन्हें हेरोइन की लत लगा दी। 1 साल के भीतर सुखराज सिंह ने 12 लाख रुपए खत्म कर दिए। माँ बाप की मौत हो गई, नौकरी नहीं रही, सेहत ने भी साथ छोड़ दिया। मेरे दोस्त थे, वो बोला 1-2 बार उसने मुझे हीरोइन पिलाया। बाद में ऐसा नशा मुझे लत लग गई, मैंने छोड़ा नहीं। जहाँ कहाँ से मिलता था मैं वहाँ जाता था। जब नहीं मिलता था मुझे नींद नहीं आती थी, इसलिए मैंने 1 साल किया सेवनिस का। हाँ 1 साल किया, 1 साल में 12 लाख रुपए मेरा खर्च हो गया। एक क्रॉनिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर, एक लंबा समय चलने वाला मानसिक रोग है। ये लंबा समय चलने वाला एक ऐसा रोग है जिसमें कि मोटिवेशन पेशेंट की चाहिए, फैमिली की सपोर्ट चाहिए, साथ में सोसाइटी की सपोर्ट चाहिए, प्लस कुछ ऐसी स्पेसिफिक मेडिसिन। लंबा समय मीन शायद साल, 1.5 साल, 2 साल, ताकि वो नशे से दूर रह सके। दोज हु आर डिपेंडेंट। गगन शर्मा 17 साल का ये युवा नशे से मुक्ति की कोशिश कर रहा है। गगन खेमकरण का रहने वाला है। गगन को उसके चचेरे भाई ने हेरोइन की लत लगा दी। फिर मेरा मतलब कि ताल्लुकात दूजे बंदियां नाल हो गया, जेड़े ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸਮਗਲਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ। फिर मैं ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ आप ही ਲੈ पींदा रहा हाँ। फिर इस तरह करते करते मैं आदी हो गया नशे का। वो जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उनमें से 75% जो हैं वो यूथ ही है, यंग ही है। आपका एरिया है कि जो बॉर्डर एरिया बेल्ट है उसमें ये बहुत ज़्यादा है। वैसे ये मालवे में भी कम नहीं है, दुआबे में भी कम नहीं है। ये एक हमारी सामाजिक समस्या है, पर हम इसको यानी कि सरकार भी इसको सामाजिक समस्या नहीं समझती, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल की समस्या समझती है। पंजाब का युवा नशे की चपेट में है। पिछले विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बना था नशा, लेकिन आज भी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। अमृतसर का मकबूलपुरा इलाका यतीम बच्चों से भरा पड़ा है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नशे की लत के चलते या तो पिता की मौत हो चुकी है या फिर नशेड़ी पिता से तंग आकर मां ने बच्चे को लावारिस छोड़ दिया। सरकार ने पंजाब से ड्रग्स के खात्मे के लिए वादे तो बहुत किए, लेकिन
आज भी जरूरत है इन वादों की कसौटी पर खरा उतरने के लिए कारगर कदम उठाने की। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, चंडीगढ़।